नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। अगेन इस डेली प्रैक्टिस सीरीज़ में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और साथ में जो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट लगाई है ऑल कोर्स वीडियोस की और डेली प्रैक्टिस सीरीज़ है उसमें, प्लस एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। वेरी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्स वीडियोस के नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में वहीं आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। क्या कह रहा है? रॉल्स के द्वारा दिया गया निर्वैयक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम, या नॉजिक के द्वारा दिया गया मात्र प्रारंभिक अर्जन, या हेयक के द्वारा सामाजिक पुनर्वितरण, या बेंथम के द्वारा समान अवसर एवं संसाधन। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है, रॉल्स के द्वारा दिया गया निर्वैयक्तिकता का सर्वोत्तम परिणाम। अगर इसका हम देखें निर्वैयक्तिकता का सर्वोत्तम परिणाम, तो सबसे पहले निर्वैयक्तिकता की जो है ये चीज़ समझ लें कि ये है क्या चीज़। निर्वैयक्तिकता ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसको इजी वर्ड इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपको जो हार्ड लैंग्वेज की आदत हो। आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज वहाँ पर हार्ड आती है। और इसका अगर हम इजी देखें तो पर्दे के पीछे रह करके कोई निर्णय लेना, तो ये निर्वैयक्तिकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई अगर निर्णय ले रहा है तो पर्दे के पीछे रह करके, यानी कि उसको पता ही ना हो कि जिस सोसाइटी के लिए वो निर्णय ले रहा हो उस सोसाइटी में उसका क्या स्थान होगा। वो एक गरीब तबके में जाके रहेगा, या जो मतलब अच्छे वर्ग हैं, ऊंचे वर्ग हैं तो उसमें रहेगा, या जो निम्न जाति के लोग हैं उसमें जाके रहेगा, या महिला उसमें पड़ेगा। मतलब उसको पता ही ना हो कि उसकी उस समाज में स्थित क्या होगी, और वो बैठ करके क्या कर रहा है, समाज के लिए नियम बना रहा है। तो वो ऐसे जब वो पर्दे के पीछे रह करके नियम बनाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि वो समाज में उसकी स्थिति क्या होगी, कौन से समूह कौन से तबके में वो जा कर के मतलब रहना पड़ेगा उसको। तो वो जो भी नियम बनाएगा बहुत फेयर नियम बनाएगा, जिसमें सभी के लिए, जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी वहाँ पर ठीक ठाक नियम हो, उनका भी फ़ायदा हो रहा हो, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो रहा हो। यानी कि समाज के जितने भी तबके हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, सभी का फ़ायदा वो देखेगा, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता है कि ये समाज बनने के बाद, यानी कि ये समाज जो हम जिस समाज के लिए नियम बना रहे हैं, तो वो उस समाज में किस स्थिति में होगा, कौन सी कैटेगरी में वो जो है लाए करेगा, किस कैटेगरी में वो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये आपकी एनसीईआरटी में जो है दिया गया, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यही इसको बोलते हैं निर्वैयक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम। तो यही है निर्वैयक्तिकता का मतलब, कि पर्दे के पीछे रह करके उसको पता ही ना हो कि, यानी कि जिस समाज के लिए वो बना रहा है नियम, तो वो उस समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। तो इसी को जो है इन्होंने निर्वैयक्तिकता का जो है सर्वोत्तम परिणाम बताया, यानी कि पर्दे के पीछे रह करके को जो है कोई निर्णय करना किसके लिए, समाज के लिए। ये एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरा इसको अच्छे से दिया गया है, और मैंने एनसीईआरटी प्रैक्टिस सीरीज़ में इसको कराया भी है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और निर्वैयक्तिकता ध्यान रखना है। इसका अगर सामान्य अर्थ देखें, निर्वैयक्तिकता कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका कोई स्वयं का व्यक्तित्व नहीं होता है, यानी कि उसका कोई उस समाज में कोई व्यक्तित्व नहीं है, अभी वो उसको पता ही नहीं है कि वो उस समाज में किस स्थिति में रहेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों
द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट जारी की जा सकती है। यहाँ रिट की बात हो रही है। रिट कितनी होती हैं? 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। तो जब ये 5 प्रकार की रिट जारी होती किसके द्वारा? जो उच्च न्यायालय है एससी एवं और जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसके द्वारा। तो एससी एंड एससी दोनों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जो है ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए, मतलब उसको जो गैर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसको छुड़ाने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको जो है जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए ताकि मजिस्ट्रेट उसका डिसीजन कर सके कि वो जो है जो ये गिरफ्तारी हुई है वो उचित है या अनुचित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है ऑप्शन सी आपका सही होता है। और इसके जो है 5 रिट होती है, 4 यहाँ पर दी गई हैं। इनकी आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है? हैबियस कॉर्पस और हैबियस कॉर्पस, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अधिकार परीक्षा का क्यू वारंटो। और प्रतिषेध की बात करें तो प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण की बात करें तो सर्टियोरारी। एक यहाँ पर आपका बचता है जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, वो हो जाएगा मैंडमस यानी कि परमादेश। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं। 5वीं प्रकार की रिट कौन सी है? 5वीं प्रकार की रिट है परमादेश और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस इसका जो हो जाएगा। तो ये 5वीं प्रकार की आपकी रिट हो गई और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। जे बेंथम विधिक अधिकार, या जे लॉग नैसर्गिक अधिकार, आई काउंट नैतिक अधिकार, या हीगल सांस्कृतिक अधिकार। तो यहाँ पर जे बेंथम विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हैं, ये बिल्कुल राइट है। जे लॉग नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, ये भी राइट है। और जो कांट महोदय हैं ये नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इन्होंने दिया है, वेरी राइट, मतलब ये भी राइट है। जो हीगल का सांस्कृतिक अधिकार है ये जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हीगल महोदय जो हैं इनके द्वारा इनका मानना है कि इन्होंने जो है राज्य को ईश्वर का अवतार माना है तथा हीगल का राज्य सिद्धांत राज्य को एक महानतर प्राणी मानता है। और जो हीगल का सिद्धांत है ये क्या है? राज्य को एक महानतर प्राणी मानता है। और इसमें जो है इनके राज्य में यानी कि हीगल के राज्य में जो व्यक्ति है उनके अंतःकरण, उनके दावे तथा अधिकार, उनका सुख दुख सब केवल पराधीन तत्व हैं। इनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। जो कुछ अस्तित्व है राज्य का है और राज्य के अंदर ही व्यक्ति को जो है इन्होंने माना है कि व्यक्ति का अस्तित्व है और इसलिए राज्य को इन्होंने मतलब ऊंचे स्थान पर रखा है, व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचे स्थान पर रखा है। और तो इनका जो है इन्होंने कोई अधिकारों की बात नहीं की है, यानी कि हीगल ने सांस्कृतिक अधिकारों की बात नहीं की है। तो यही आपका गलत होगा। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन
जो है डी सही होगा, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो दोनों सदनों का सदस्य ना होते हुए भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेता है। और ये जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, ये क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसे सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये बैठकों में उपस्थित तो हो सकता है लेकिन ये मत नहीं देगा, जो है मत नहीं देगा। तो मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है, मत नहीं देगा। जो मतदान होता है जब, तो वो नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो ये भारत का महान्यायवादी के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ कथन दिए गए हैं, इसको आपको इस पर विचार करना है। संसदीय महिला अधिकारिता समिति का सर्वप्रथम गठन 14वीं लोकसभा के बनने के पश्चात हुआ, या मार्गरेट आल्वा 14 लोकसभा के गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई। या तीसरा सेंटेंस है, संसदीय महिला अधिकारिता समिति लोकसभा के 20 सदस्यों तथा राज्यसभा, यहाँ पर राज्य होगा, राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। अब इन जो कथनों में से कौन से सही हैं वो आपको देखना है। तो कोड देख लेते हैं, सिर्फ पहला या दूसरा या फिर तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन सी सही होगा। तो जो ये सेंटेंस तीसरा है ये सही होगा, क्योंकि जो संसदीय महिला अधिकारिता है, इसका गठन क्या होता है, 11वीं लोकसभा के दौरान 1997 में होता है। कब होता है, 11वीं लोकसभा में इसका गठन होता है। कब होता है, 1997 में होता है। और अगर हम बात करें कि ये कैसे इसका जो है गठन में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है यह जो है लोकसभा के 20 सदस्य इसमें होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सेंटेंस जो है ये आपका राइट हो रहा है, ये राइट हो रहा है। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो फैक्चुअल है वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ये मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल लेकर के चल रही हूँ और इसको साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि जो डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस आएँ तो उनको भी आप सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि सिलेक्शन आपका डिफ़िकल्टी लेवल से ही होगा। जो एवरेज क्वेश्चन होंगे उनको सभी करेंगे। सिलेक्शन कहाँ से होगा, सिलेक्शन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे वहीं से नैया पार लगेगी या डूबेगी। तो अभी मैं कुछ दिनों से लगभग 1 मंथ से डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, और अगेन हम फिर पूरा जो है लो लेवल और हार्ड लेवल सारा लेकर के चलेंगे। तो ये एक बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेन क्वेश्चंस आपको मैं पहुँचा दूँ, जो जिनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई है, और यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कुछ दिन में ये सीरीज़ जो है डिफ़िकल्टी लेवल की ख़त्म करके फिर ओवरऑल इजी डिफ़िकल्ट सब कुछ मिक्स करके लाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है। तो कौन सा कथन है, यहाँ पर कथन होगा, कौन सा कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है। क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है आपका, यह प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है। अगला है, यह परीक्षा करती है कि प्राक्कलन में, यहाँ प्राक्कलन होगा, प्राक्कलन में विवक्षित नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं। अगला है, यह सुझाव देती है कि संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। और डी है, यह मांग करने में सरकारी जो
यहाँ पर होगा सरकारी अतिव्ययिता को रोकने में सहायक है, या मांग करने में सरकारी अतिव्ययिता को रोकने में सहायक है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्य है मितव्ययिता लाना, और इसलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। नीति को सीमाओं के अंदर जो है धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं, ये परीक्षा का कार्य जो है प्राक्कलन समिति का ना होकर के लोक लेखा समिति का होता है। तो इसमें दिया गया है धन को अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं नीतियों में, तो ये किसका काम है? लोक लेखा समिति का काम है, इसका काम नहीं है। लोक लेखा समिति ये इसका कार्य है। और बाकी जो ये प्राक्कलन समिति है, तो ये क्या बताती है कि किस तरह से मितव्ययिता की बारे में बात करती है, किस प्रकार से धन को जो है कम से कम खर्चे में और अधिक से अधिक लाभ या नीतियों को जो है वहाँ पर लागू किया जा सकता है। तो ये मितव्ययिता लाने की बात करता है, और इसीलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, तो स्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन हो यहाँ आपका बी सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। दूसरा सेंटेंस है, यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके उद्घोषणा, यहाँ पर उद्घोषणा हो जाएगा, उद्घोषणा या उसे प्रभुत्व रखने का अनुमोदन करती है, तो भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस लेगा। तो उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है, केवल एक, केवल दूसरा, पहला दूसरा, या ना तो पहला या फिर और ना ही दूसरा। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देती है। और क्या है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही बता रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? वेरी इजी क्वेश्चन है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी कंफर्म होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 30 दिया गया है, 35 दिया गया, 40 दिया गया, 45 दिया गया है। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं कोई भी, तो 35 वर्ष की होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषय में परिवर्तन लाना हो, तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम ना हो के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? जिन विषयों की बात हो रही है, जिन विषयों में राष्ट्रपति जो है अनुमोदन चाहिए, सहमत चाहिए राष्ट्रपति की, और आधे राज्यों के कम से कम जो है हमारे देश के आधे राज्यों जो हैं उनका अनुसमर्थन चाहिए। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे कौन से विषय हैं? राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की सूचियों में से कोई एक, या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है उपर्युक्त कंडीशन होनी चाहिए।
पहला है 1 2, दूसरा है 2 3, तीसरा है एक और मतलब पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन है 1 2 3 तीनों। तो यहाँ पर भी आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 1 मिनट, यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस सही हैं, तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, बी नहीं सही होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। और इनके संशोधन के विधायी उपबंध के जो विधायी उपबंध होता है संशोधन का, इसमें राष्ट्रपति को सहमत के लिए भेजे जाने से पूर्व जो है संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे से कम ना हो, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति के जो कोई भी विधेयक है इसे इन सब्जेक्ट से संबंधित, तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व इसमें कम से कम जो है देश के आधे राज्य का अनुसमर्थन लिया जाना आवश्यक है। और अगर इसी प्रकार का संशोधन अमेरिका में किया जाता है तो वहाँ पर 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन जो है चाहिए। तो यहाँ पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन भारत में होता है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपकी जो है आएगी, तो इसमें यहाँ पर हम प्रैक्टिस में ही देख लेते हैं जो भी सेंटेंस जो भी टॉपिक आ जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें कि ऐसे संशोधन जो है भारत में कैसे होते हैं, ये इसमें आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। और अगर इसी प्रकार का संशोधन अमेरिका में होता है तो इसमें 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन जो है ज़रूरी हो जाता है। कितना? 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन ऐसे ही संशोधन के लिए अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है अमेरिका का फैक्ट हो गया। और भारत के दशा में ये जो है सही है, सारे तीनों सेंटेंस सही हैं। और यहाँ पर चाहिए आधे से कम ना हो, आधे से ज़्यादा हो, आधे से कम ना हो। तो साधारण बहुमत अगर हम कर लें तो राज्यों की ओनली राज्यों की साधारण बहुमत होनी चाहिए ऐसे जो है सब्जेक्ट्स में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। व्यपगत का मतलब होता है यानी कि नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अगला है संसद में लंबित विधेयक संसदों के सत्रावसान के कारण व्यपगत हो जाता है। अब आपका जो कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी नहीं सही है, ये आपको बताना है। तो ये जो है, तो अगर हम दोनों कथनों की बात करें तो इसमें दूसरा सही नहीं है, पहला सही है और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा के विघटन पर उसमें लंबित सभी प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो सभी व्यपगत हो जाते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर सही है और दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जब दूसरा सही नहीं है, पहला जो है आपका राइट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला राइट है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन पद्धति मान्यता तथा संबद्धता के अधिकारों पर बल देती है? नवोदारवाद, रूढ़िवाद, सामुदायिकतावाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद मान्यता तथा संबद्धता के अधिकारों पर बल देती है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है? पहला कथन है भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। कूट आपको दिए गए हैं, इसमें से सही कूट आपको चूज करना है। सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अगर हम उपरोक्त कथनों की बात करें तो इसमें कथन एक सही है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं में परिवर्तन करने या राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ जो सेंटेंस आपका एक सही, पहला सही हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य की अनुमति के बिना
उसकी सभी बैठकों से एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की है? यानी कि कोई व्यक्ति बिना अपना कारण बताए और सदन से अनुपस्थित रहे तो कितने दिनों में सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? यहाँ पर 60 दिन हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 60 डेज, ओनली 60 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज और 15 डेज। तो यदि कोई संसद का सदस्य संसद के दोनों सदनों से संसद की अनुमति के बिना सभी बैठकों से एक निश्चित अवधि से बाहर अधिक समय तक जो है अनुपस्थित अगर रहता है तो उसकी सीट अनुच्छेद 190 के सब सेक्शन 4 के द्वारा रिक्त घोषित कर सकता है सदन। और ये अवधि होगी 60 डेज की, यानी कि 60 दिनों की ये अवधि होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? जो लोक समिति होती है इसको कौन नियुक्त करता है पूछ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, कौन इसको जो है करता है? अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? जो ये जो लोक समिति है या इसके अध्यक्ष को कौन जो है नियुक्त करता है? तो इसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये वित्तीय समितियाँ हैं, चाहे लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति, ये सभी क्या है, 1 वर्ष के लिए जो है सदन के द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। मंत्रीगण ना तो इन समितियों के सदस्य बन सकते हैं और ना ही उन्हें साक्ष्य देने के लिए इनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। और इन सभी समितियों के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये सभी क्या हो गई, वित्तीय समितियाँ हो गई। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, एक जैसे ये हो गई लोक लेखा समिति हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? ये प्राक्कलन हो गई। प्राक्कलन अभी हमने बात किया गया है, मिति व्ययिता के बारे में बात करती है। और सरकारी उपक्रम, ये सभी जो है क्या हो गई, वित्तीय समितियां हैं। और इन समितियों का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आगे देखेंगे हम, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक के उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित नहीं है? यहाँ नहीं हो रहा है। तो किस, जो नीचे आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, इसमें कौन एक ऐसा है जिसके बारे में संविधान में स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है? अंतर्राज्य परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं, भारत को आकस्मिकता निधि, भारत की आकस्मिकता निधि या राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें से किसको जो है संविधान में स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी बोलते हैं। तो इसका गठन अगस्त 1992 में होता है। कब होता है? अगस्त 1952 में होगा, 1952। तो अगस्त 1952 में इसका गठन होता है। योजना आयोग के समान ही या ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही कानूनी निकाय। तो ये जो है क्या हो गया, इसी का जो है उल्लेख संविधान में ठीक से नहीं किया गया है। मतलब क्योंकि संवैधानिक निकाय नहीं, तो इसलिए इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और इसका गठन 1992 में होता है, जिस प्रकार की योजना आयोग का गठन हुआ था। और अभी हम अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग को समाप्त करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसको नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है। नीति आयोग में उसको तब्दील कर दिया गया है। और नीति आयोग के बारे में हमने डिटेल में बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कथन दिए गए हैं उन पे आपको विचार करना है। पहला कथन है, भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। दूसरा है, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मत देने
वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। कूट का प्रयोग करेंगे और सही आंसर निकालेंगे। पहला है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही होगा। जो विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन के जो विधेयक लाए जाते हैं, इसका आरंभ लोकसभा में पुनः स्थापित न करके किसी भी सदन में जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है लोकसभा में पुनः स्थापित होगा, यानी कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा में पुनः स्थापित होगा। ये किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। और जो विधेयक के जो प्रत्येक सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक है वो उसको जो है विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो विशेष बहुमत में अगर हम बात करें तो विशेष बहुमत होता क्या है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो उपस्थित भी हों। अगर हम विशेष बहुमत की बात करें तो उपस्थित और मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं तो उनका कितना होगा, उनका 2/3 होगा। मतदान करने वाले सदस्यों का जो है 2/3 वहाँ पर मत मिलना चाहिए। तो ये जो है विशेष बहुमत हो गया। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 वहाँ पर बहुमत होना चाहिए, ये विशेष बहुमत है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कथन 1 जो है सही नहीं है और कथन दूसरा आपका सही है। आगे देखेंगे हम। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है। तीसरा है भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है। तो यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही आंसर निकालना है। पहला दूसरा है या दूसरा तीसरा है, या पहला और तीसरा है, या पहला दूसरा तीसरा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा, पहला और तीसरा, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर जो है आबद्ध कर है, यानी कि सभी न्यायालयों पर लागू होंगी। जो भी वो क्या करेगा, जो विधियां बनाएगा और घोषित करेगा वो सभी न्यायालयों पर लागू होंगी। इसका वर्णन जो है 141 में दिया गया है। और अगर हम वेतन की बात करें कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके वेतन, तो इनका वेतन जो है संसद के मताधीन ना होकर दूसरी अनुसूची में इसको दिया गया है। और इसी प्रकार गंभीर तथा पेचीदा कानूनी जो मसले होते हैं, मामले होते हैं, उन पर जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का भी कार्य करता है यदि राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। हालांकि ये परामर्श जो है ऑप्शनल है, इसको सर्वोच्च न्यायालय जो है बाध्य नहीं है कि वो उसको परामर्श दे ही, और राष्ट्रपति और अगर परामर्श मिल जाती है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस परामर्श को माने ही। तो ये जो है एक यहाँ पर पॉइंट है कि परामर्श दे सकता है जब राष्ट्रपति मांगेगा, लेकिन किसी पर ये बाध्यकारी नहीं होगा, ना ही सर्वोच्च न्यायालय पे और ना ही राष्ट्रपति पे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। भौतिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अगर हम मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करें तो ये जो है भौतिक शक्तियाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भौतिक शक्तियों की बात करता है और इसी जो है जितनी भी घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए भौतिक शक्तियों को आधार बनाता है। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के किसी सदन के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है।
तो अगर किसी जो सदस्य की हैं निहरताओं को अगर सुनिश्चित करना है या उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उस पर राष्ट्रपति को अगर निर्णय लेना है तो ये किसकी राय पर करेगा? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत का महान्यायवादी या भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो जो अगर किसी सदन के सदस्य हैं उनकी निर्भरताओं के बारे में कुछ विवाद है और राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है, तो राष्ट्रपति निर्णय लेता है, लेकिन किसके? निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है। और ये बात जो है अनुच्छेद 103 में दी गई है। आगे देखेंगे हम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थान पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। अगला है, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। आगे हम कूट का प्रयोग करके सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहला और दूसरा सही है या दूसरा और तीसरा सही या सिर्फ दूसरा सही है या सिर्फ तीसरा सही है? कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है आपका हो रहा है बी सही, क्योंकि जो सेंटेंस दिए गए हैं तो इसमें दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो ये जो है संसद क्या कर सकती है कि जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है उसको विस्तारित कर सकती है, तो ऑप्शन जो है तीसरा भी सही है और ये दूसरा भी सही है कि जिसमें जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है ये उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे स्थान पर अधिविष्ट हो सकता है जहाँ पर ये चाहें। कौन? मुख्य न्यायमूर्ति, और उसमें क्या है? राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो यहाँ दोनों ये सेंटेंस जो हैं आपके सही हो गए, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ कल। और कहना यही है कि आप जो है रेगुलर रहें, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और शॉर्ट नोट्स पक्का बनाइए अगर आपको सक्सेस लेनी है तो, क्योंकि जो शॉर्ट नोट होते हैं ये क्या करते हैं, लास्ट टाइम में हमें रिवीजन में हेल्प करते हैं। कम समय में हम बहुत ज़्यादा लगभग पूरा क्वेश्चन जो है हम रिवाइज करते हैं, कई बार कर लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, ये रामबाण का काम करते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस लेकर के उसको मतलब डीप में रिवीजन लें ना। सिर्फ आपको फैक्ट जो है छोटे फैक्ट बनाने हैं, और ये शॉर्ट नोट्स आपके अभी से रेडी होने चाहिए, प्रैक्टिस से, कोर्स वीडियो से, या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से। वो मैटर नहीं करता है, बस आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।